दोस्तों ऐसा बोला जाता है कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ। और जो इंसान चेंज को अपना ले और अपना माइंडसेट ये बना ले कि चेंज चाहे कैसा भी हो मैं संभाल लूंगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। ये समझना ही एक इंसान को अवेयर बनाता है। वैसे एक ऐसा चेंज अब आ चुका है फाइनेंस की दुनिया में कि उसको आप जितना जल्दी अपना लोगे उतना ज्यादा फायदे में रहोगे। मैक्रो कैफे हमने एक ऐसे पैशन के साथ शुरू किया कि हम आप तक मैक्रो लेवल चेंजेस को इतने सिंपल शब्दों में ला सकें कि एटलीस्ट आप मेन स्ट्रीम मीडिया की घुमाई फिराई बातों से बाहर निकल सको। तो चलो आपसे एक सवाल पूछता हूं, डी डॉलराइजेशन का क्या मतलब है? आपको यह सुना सुना लग रहा होगा, और अगर आपने नहीं सुना तो मैं आपको बताता हूं। डी डॉलराइजेशन का मतलब होता है एक साइलेंट शिफ्ट, जहां कंट्रीज डॉलर डिपेंडेंसी कम करती हैं ट्रेड में और अपने रिजर्व्स में, जिससे डॉलर जो ग्लोबल करेंसी है वो हिलने लगती है और जिससे पूरी फाइनेंशियल मार्केट हिलती है और मेटल जैसे गोल्ड स्पॉटलाइट में आते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि हाँ ये वो है जो कई साल पहले होने वाला था, लेकिन दोस्तों अब ये करंटली हो रहा है। De-dollarization started. आज मैं आपको डेटा से भी दिखाऊंगा और डेवलपमेंट से भी समझाऊंगा कि ये अब ब्रिक्स तक नहीं बल्कि यूरोप में भी तेजी से फैल रहा है, उस यूरोप में जो बिना यूएसए के सांस तक नहीं लेता था। तो आओ समझते हैं कि क्या कर रहे हैं मेजर यूरोपियन कंट्रीज और ब्रिक्स मिलके, जिससे ट्रंप साहब और स्कॉट बेसेंट की नींद गायब हो रही है। शुरू करते हैं ब्रिक्स से। देखो, चाइना ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, कोई बड़ी अनाउंसमेंट नहीं करी, लेकिन नंबर सब कुछ बोल रहे हैं। पिछले 12 महीनों में चाइना ने अपनी यूएस ट्रेजरी होल्डिंग्स, मतलब यूएस गवर्नमेंट को दिया हुआ कर्जा 75 बिलियन डॉलर से कम कर दिया। 759 बिलियन डॉलर से सीधा 683 बिलियन डॉलर्स पे आ गए। और ये कोई एक साल की बात नहीं है, बल्कि पिछले 10 सालों में चाइना ने अपनी होल्डिंग रफली आधी कर ली है। जरा सोचो, चाइना यूएस का तीसरा सबसे बड़ा लेंडर है, और इतने बड़े लेंडर का ये एटीट्यूड क्या सिग्नल देता है मार्केट को? In just 60 days, China dumped over $200 billion worth of U.S. Treasury bonds, the fastest sell-off ever recorded. ये कोई रैंडम प्रॉफिट बुकिंग के लिए नहीं यूएस बॉन्ड्स बेच रहा, बल्कि ये एक सोच समझ के लिया गया स्ट्रक्चरल डिसीजन है। अब देखो, इसमें चाइना का भी इंटरेस्ट है, क्योंकि चाइना इस टाइम पे एक सुपर पावर है। दोस्तों, चाइना आज के दिन दुनिया के सबसे पावरफुल देशों में से है। एंड चाइना की मैन्युफैक्चरिंग ओवर कैपेसिटी पे चलती है, यानी स्टेबिलिटी इन मार्केट चाइना की फैक्ट्रीज को चलाता रहेगा। और इसीलिए चाइना अपना खुद का एक एम ब्रिज सिस्टम बना रहा है, एक ऐसा ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम जो स्विफ्ट को टक्कर देगा। अगर आपको एमब्रिज सिस्टम पे एक डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए तो #एमब्रिज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। और दोस्तों, अकेला चाइना नहीं है, इंडिया ने भी अपनी होल्डिंग्स 219 बिलियन डॉलर से घटा के 182 बिलियन डॉलर्स कर ली है। ब्राजील ने 201 बिलियन डॉलर से 168 बिलियन डॉलर्स की कर ली है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, आप ये पूछोगे। अमेरिका के पास एक बहुत बड़ा वेपन है जो है सैंक्शंस का। The United States announced sanctions against 32 entities and individuals from several countries, including India, for alleged links to Iran's ballistic missile program. वो किसी भी देश के एसेट्स फ्रीज कर सकते हैं जो डॉलर्स में है। The United States is reportedly looking into the possibility of seizing some $300 billion in frozen Russian assets. डॉलर पेमेंट सिस्टम जिसे स्विफ्ट कहते हैं उससे बैन कर सकते हैं to cut Russia off from the global banking system known as SWIFT. और सबसे बड़ा कंज्यूमर है तो इसलिए टैरिफ्स लगा सकते हैं अपने इंपोर्ट्स पे। China, 67%. That's tariff. तो अब सवाल ये है, जो देश पूछ रहे हैं इतनी दिक्कत है तो हम क्यों अपनी सेविंग्स वॉशिंगटन को लोन में दें? अगर कभी भी पॉलिटिकल शिफ्ट हो गया तो हमारा पैसा फंस सकता है, जैसे रशिया के साथ हुआ। So the US and its allies froze Russia's central bank assets. और दोस्तों, यही डी डॉलराइजेशन का असली कारण है। ये आइडियोलॉजी की लड़ाई नहीं बल्कि सेल्फ प्रोटेक्शन की लड़ाई है। इसीलिए ब्रिक्स नेशन ऑयल और गैस लोकल करेंसीज में ट्रेड करने के लिए तरीके ढूंढ रहे हैं, एक ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम बना रहे हैं ताकि डॉलर के बिना डील हो सके। अब अगर आपको लगता है कि ब्रिक्स नेशन तो एक छोटा सा ब्लॉक है, अगर ये ट्रेड लोकल करेंसी में कर भी लेंगे तो डॉलर को क्या ही फर्क पड़ेगा? तो ये डेटा देखो। अभी रिसेंटली यूएनसी टैड ने एक रिपोर्ट रिलीज करी थी ऑन ब्रिक्स ट्रेड फिगर्स, जिसमें टोटल गुड एक्सपोर्ट फ्रॉम ब्रिक्स कंट्रीज टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 906 बिलियन डॉलर से इन 2003 बढ़ के हो गया है 5.9 ट्रिलियन डॉलर्स इन 2024। और इनका शेयर इन ग्लोबल एक्सपोर्ट्स 12% से 24% पे आ गया है। तो ग्लोबल साउथ कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है ये आपको पता होगा। अगर अभी भी आपको लगता है कि डॉलर को क्या फर्क पड़ेगा तो एक बार वापस सोचना, क्योंकि जैसे मोदी जी ग्लोबल प्लेटफॉर्म से कहते हैं, ये सेंचुरी ग्लोबल साउथ की है
और अब ग्लोबल साउथ दुनिया के इंजन को चलाएगा। और दोस्तों सिर्फ ब्रिक्स ही डॉलर एसेट और न्यू पेमेंट सिस्टम की तरफ नहीं बढ़ रहा, बल्कि यूरोप भी अब इस लड़ाई में जोर शोर से कूद पड़ा है। अब यूरोप भी वहां हिट करने की सोच रहा है जहां अमेरिकन फाइनेंशियल डोमिनेंस को सबसे ज्यादा चोट लगेगी। देखो क्या हो रहा है। यूरोप फॉर्मली ब्रिक्स को कभी ज्वाइन नहीं करेगा क्योंकि वो रशिया और चाइना के साथ अलाइन नहीं होना चाहता, पर यूके और यूरोपियन यूनियन कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं जो इस दुनिया को और ज्यादा कम ग्लोबलाइज बना सकते हैं। 16 फरवरी को यूके के टेलीग्राफ में एक आर्टिकल आता है, ब्रिटेन्स प्लान फॉर अ वीजा एंड मास्टरकार्ड राइवल, जिसका सीधा मतलब है ब्रिटेन प्लान एग्जीक्यूट करना चाहता है जिसमें वो एक ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम बनाए टू मास्टरकार्ड एंड वीजा पेमेंट्स, क्योंकि एक ऐसा डर है यूरोप में कि कभी भी ट्रम्प साहब ग्लोबल पेमेंट सिस्टम को बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों अब वीजा और मास्टरकार्ड पेमेंट है क्या? दोस्तों वीजा और मास्टरकार्ड ग्लोबल पेमेंट नेटवर्क्स हैं जो बैंक्स को वर्ल्ड वाइड कनेक्ट करके क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन सेटल करते हैं। जैसे अब यूके से यूएस ट्रैवल करो और वहां होटल या रेस्टोरेंट में कार्ड स्वाइप करो तो पेमेंट इन्हीं नेटवर्क के थ्रू प्रोसेस होती है। दोस्तों करंटली यूके में 95% कार्ड पेमेंट वीजा और मास्टरकार्ड के थ्रू होती हैं, और अगर ट्रंप इस सिस्टम को बंद कर देते हैं तो ये ऐसा होगा जैसे पुशिंग यूके बैक टू 1950s। इसीलिए यूके के सबसे बड़े बैंक्स जैसे बार्कलेज, नैटवेस्ट, लॉयड्स, नेशनवाइड काम कर रहे हैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जो यूके की $50 बिलियन की ईयरली पेमेंट्स थ्रू कार्ड मैनेज कर सके। और इस फोरम को लीड कर रहे हैं विम मारू, हु इज द हेड ऑफ बार्कलेज यूके। एंड ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म के ब्लूप्रिंट पे काम शुरू हो चुका है जिसे डिलीवर को डॉट का नाम दिया गया। और दोस्तों बस इतना ही नहीं, जनवरी में जब ट्रम्प साहब को ग्रीनलैंड चाहिए था, We need Greenland. तो उन्होंने उस टाइम पे यूके और ईयू को धमकी दी 10% टैरिफ की अगर उनको सपोर्ट नहीं किया तो। US President Donald Trump has said that he will charge a 10% import tax on goods from 8 European nations because of their opposition to the US control of Greenland. दो उन्होंने बाद में धमकी वापस ले ली, पर ये एक वेकअप कॉल था उन पॉलिसी मेकर्स के लिए हु आर सिटिंग इन यूरोप। दोस्तों अगर सबसे पावरफुल देश का लीडर अपनी मनमानी पे उतर आए तो ये सिग्नल देता है बाकी देशों को कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसीलिए यूरोप में पॉलिसी मेकर्स को अब ये लगने लगा है कि असली थ्रेट रन्स डीपर देन जस्ट पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इसीलिए यूके और ईयू अब सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि उनके फॉरेन रिजर्व भी अब खतरे में हैं। इमेजिन करो यूएस कल अनाउंस कर दे यूके के ट्रेजरी होल्डिंग्स अब फ्रीज कर दिए गए हैं। सिमिलरली जर्मनी भी परेशानी में है क्योंकि उनके 1200 टन ऑफ गोल्ड अभी भी न्यूयॉर्क फेड के पास है, और ये हमको भी पता है जब जर्मनी ने अपना गोल्ड वापस मांगा था तो यूएसए ने सालों लगाए थे कुछ 100 टन ही वापस देने में। दोस्तों अभी तक द ओनली रीजन डॉलर वर्ल्ड रिजर्व करेंसी रहा है इज नॉट बिकॉज इट्स अ स्टेबल स्टोर ऑफ वैल्यू, क्योंकि वो गोल्ड है हजारों सालों से, बल्कि इसीलिए रहा है क्योंकि डॉलर वाइडली एक्सेप्टेड फॉर्म है ऑफ पेमेंट्स एंड सेटलमेंट्स। पर अगर प्रेसिडेंट ट्रंप मास्टरकार्ड और वीजा को बंद कर देते हैं इन यूके और यूरोप तो ये डी डॉलराइजेशन को और तेजी से बढ़ाएगा, क्योंकि डॉलर जिसके लिए जाना जाता है एज अ वाइडली एक्सेप्टेड करेंसी उस पे से विश्वास उठ जाएगा। फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ BIS विलियम वाइट ने एक रीसेंट यूट्यूब इंटरव्यू में बोला गोल्ड इज बिकमिंग मोर मनी। And so that's why I'm saying that something like gold will be the better performing currency. मतलब गोल्ड हमेशा से ही सबसे ज्यादा न्यूट्रल और सेफ था, बस अब लोगों को ये वापस रियलाइज हो रहा है। दोस्तों अब मैं आपको डेटा के साथ बताता हूं यूएसए की रियल कंडीशन, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा गहरी होगी। आप में से बहुत लोगों ने यह सुना होगा मूडीज ने अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग घटा दी। The international credit agency Moody's downgraded the U.S.'s credit rating from its highest AAA rating to AA1. ये बात सुनने में थोड़ी टेक्निकल लगेगी, लेकिन ये बहुत बड़ी डील है। 1919 के बाद पहली बार, यानी लगभग 100 सालों में पहली बार अमेरिका के पास किसी भी मेजर रेटिंग एजेंसी से परफेक्ट AAA रेटिंग नहीं है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने 2011 में डाउनग्रेड किया था। Joining us now to discuss his company's downgrade is David Beers, global head of sovereign ratings for Standard & Poor's. फिच एजेंसी ने 2023 में Ratings agency Fitch downgraded America's credit rating, और मूडीज ने रिसेंटली। The international credit agency Moody's downgraded the U.S.'s credit rating from its highest AAA rating to AA1. और ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि सारी एजेंसीज की रेटिंग एक ही सिग्नल दे रही हैं कि यूएस का डेट पहले से ज्यादा रिस्की है। और अब इसका रीजन क्या है? मैसिव डेफिसिट्स और इंटरेस्ट कॉस्ट, जिसको रोकने का कोई भी प्लान नहीं दिख रहा। और दोस्तों इतना ही नहीं, अगले 12 महीनों में अमेरिका को अपना $9.6 ट्रिलियन का डेट रीफाइनेंस करना है, मतलब पुराना कर्जा चुकाने के लिए नया कर्जा लेना होगा।
ये यूएस के टोटल आउटस्टैंडिंग डेट का रफली 33% है इस साल में ही। और ये कर्जा तब लिया गया जब इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट जीरो था, लेकिन आज इसको रीफाइनेंस करना पड़ेगा हायर इंटरेस्ट रेट पे, जहां ऑलरेडी इंटरेस्ट पेमेंट $1 ट्रिलियन पहुंच चुकी है, डिफेंस एक्सपेंडिचर से ज्यादा हो चुकी है। सोचो अब क्या होगा। दोस्तों, पहले यूएसए के लिए पैसा लेना आसान था बाजार से बॉन्ड्स बेच के, क्योंकि उस टाइम मैक्सिमम बॉन्ड्स खरीदते थे फॉरेन सेंट्रल बैंक्स, जो स्टिकी बायर्स होते हैं, यानी वो हर यील्ड की मूवमेंट पे बॉन्ड्स नहीं बेचते। लेकिन अब वो अपना एक्सपोजर कम कर रहे हैं, जैसे हमने शुरुआत में देखा। और इस गैप को फिल कर रहे हैं प्राइवेट इन्वेस्टर्स, जैसे पेंशन फंड्स, हेज फंड्स, म्यूचुअल फंड्स। और ये इन्वेस्टर स्ट्रैटेजी पे नहीं बल्कि रिटर्न पे चलते हैं, और जब रिस्क रिटर्न मैच नहीं करता तो वो बेचते हैं, पर बहुत तेजी से, जिसका सीधा मतलब होता है ज्यादा वॉलेटाइल ट्रेजरी मार्केट, ज्यादा यील्ड स्पाइक्स और सिस्टम ज्यादा फ्रेजाइल। और चाइनीज बैंक्स को तो ऑफिशियली गाइडेंस दी गई है यूएस ट्रेजरीज में नए परचेजेस बंद करने की, एग्जिस्टिंग पोजीशन धीरे धीरे घटाने की। ऑफिशियली ये रिस्क मैनेजमेंट है। प्रैक्टिकली चाइनीज प्राइवेट मनी यूएस बॉन्ड से निकल रहा है और यूरोपियन बॉन्ड्स, जापानीज बॉन्ड्स और गोल्ड में जा रहा है। तो आखिर में क्या होगा? जब फॉरेनर्स नहीं खरीदेंगे, जब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस भी नहीं खरीद पाएंगे, तब रास्ता एक ही बचेगा, जो है फेडरल रिजर्व। मोर क्वांटिटेटिव ईजिंग, यानी मोर मनी प्रिंटिंग। और जब ज्यादा डॉलर प्रिंट होते हैं तो एग्जिस्टिंग डॉलर डाइल्यूट होने लगते हैं और अपनी वैल्यू खोते हैं। और जब ज्यादा डॉलर गुड्स के पीछे भागते हैं तो इन्फ्लेशन आती है। दोस्तों, ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये बेसिक इकोनॉमिक मैकेनिक्स है। $11 ट्रिलियन को बायर्स चाहिए एक ऐसी मार्केट में जो पहले से कम डीप और कम लिक्विड है। अमेरिका के पास अभी भी स्ट्रेंथ है, डॉलर अभी भी वर्ल्ड रिजर्व करेंसी है, लेकिन सिस्टम में क्रैक्स क्लियरली विजिबल हैं और दुनिया ये नोटिस कर रही है। तो यार, ये सब तुम्हारे लिए क्या मतलब रखता है? सिंपल, जब दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी डेट ट्रैप में फंस रही है, ग्लोबल मार्केट्स वॉलेटाइल होंगी, करेंसीज अफेक्टेड होंगी और अल्टीमेटली तुम्हारी सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स का एनवायरनमेंट भी चेंज होगा। इन्फॉर्म्ड रहना ही सबसे बड़ी शील्ड है। अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगी तो लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि ये वो चीज है जो लोग समझना चाहते हैं लेकिन कोई क्लियरली एक्सप्लेन नहीं करता। और कमेंट में जरूर बताना क्या तुम्हें लगता है, डॉलर की डोमिनेंस खत्म होगी? जय हिंद।